हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने जरूर गेस कर लिया होगा। आपने ठीक गेस किया। हम आज फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी अपलोडिंग के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि अभी तक जो हमने अपने वीडियोस अपलोड करे वो आधे आधे घंटे या 45 मिनट्स के होते थे। लेकिन अब हम एक चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको ढूंढने में उसमें प्रॉब्लम ना पड़े तो उसके कंटेंट्स का पूरा डिटेल्स अलॉन्ग विद लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा। इससे पहले के वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स से कैलकुलस कवर किया और उसका रीजन ये था, उसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि कैलकुलस लोगों को बहुत मुश्किल लगता है तो इसीलिए हमने कवर किया। और दूसरा रीजन ये था कि कैलकुलस एप्लीकेशन फिजिक्स में काफी होता है। इसकी वजह से लोगों को फिजिक्स मुश्किल लगने लगती है। तो अगर आपने हमारी कैलकुलस की सीरीज कैलकुलस मेड इजी सीरीज नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपके कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इवन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्वेश्चन पार्ट के अंदर इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, यानी जहां पर हम इंट्रोडक्शन से डील करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वहां हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स बता देते हैं। आपके लिए उतना पार्ट काफी होगा। तो फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से जनरली फिजिक्स स्टार्ट होती है। वैसे इससे पहले एक दो और टॉपिक्स होते हैं जैसे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लेकिन वो टॉपिक आसान है तो हम बाद में कवर करेंगे। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, बल्कि यूं समझ लीजिए कि फिजिक्स की जान है। और मैकेनिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर्स में फिजिक्स में के जो हैं या और टॉपिक्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए भी मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो मैकेनिक्स में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड होगा हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। देखिए मैकेनिक्स लोगों को बहुत टफ लगती है, कई लोगों को, बल्कि फिजिक्स में ही लोगों को प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह यह है कि फिजिक्स के अंदर आपको विजुअलाइजेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स में आपको चीजों को विजुअलाइज करने की जरूरत जनरली नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स जैसे 3D और इस तरह के टॉपिक्स है जहां आपको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल चीजों को विजुअलाइज करना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम पड़ती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि फिजिक्स को, इवन मैकेनिक्स या और टॉपिक्स जो हैं, उनको इस तरह से आपको प्रेजेंट करूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और मैं जो एनिमेशंस यूज करता हूं उसकी मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आप चीजों को ठीक तरह से विजुअलाइज कर सकें। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए और चीजों को ठीक तरह से विजुअलाइज कर लिया तो यकीन मानिए कि फिजिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी लगेगी। उसके बाद आप किसी तरह की प्रॉब्लम्स कर सकेंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स में थोड़ा ट्विस्ट होता है।
कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, ट्रिकी होती हैं, लेकिन वो जब आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब हो जाएंगी। मैं जो फिजिक्स कवर करूंगा वो उसका उद्देश्य होगा कि इंटरमीडिएट के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों और लेवल जो है वो नीट और आईआईटी वाला हो। आपको कॉन्सेप्ट्स पे दोबारा वर्क करने की जरूरत ना पड़े अगर आप ये वीडियोस ठीक तरह से देखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स में, जो कि है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए मैकेनिक्स खुद बहुत इंपॉर्टेंट है और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो है मैकेनिक्स में ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले कवर कर रहा हूं। लोगों को जो फिजिक्स मुश्किल लगती है वो एक तो विजुअलाइजेशन की वजह से, एक कैलकुलस के यूज की वजह से और एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का भी एप्लीकेशन होता है जिसके कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं होते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स में, तो ये जगह जगह इसके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। उसके अलावा भी और टॉपिक्स में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। और इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है और वहां भी कॉन्सेप्ट मोर और लेस एक ही होते हैं। तो अगर आपने यहाँ अच्छी तरह से समझ लिया तो मैथमेटिक्स भी आपकी पूरी, वहां का भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कवर हो जाएगा। तो एक ही तीर से दो निशाने हो जाएंगे, बस वहां आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहले समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसमें सिर्फ बड़ाई होती है। अब इसकी एग्जांपल है मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके समेशन ऑर्डिनरी अलजेब्रा से करे जा सकते हैं। जैसे अब मास है, इसका यूनिट होता है केजी। 2 kg प्लस 3 kg बराबर 5 kg। ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आपने जोड़ लिया। वॉल्यूम है 8 लीटर प्लस 1 लीटर बराबर 9 लीटर। ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आपने जोड़ दिया। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो क्या करा आपने, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से जोड़ लिया। 1 + 1 2 किसे कहते हैं। इसी तरह से स्पीड है, स्पीड स्केलर इसलिए कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत है। देखिए कैसे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए, आगे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई चीज है, उसकी पोजीशन ये पी है, यहां से ये इधर गई एक 10 यूनिट्स जो भी है। तो इस केस में इसने कवर करा डिस्टेंस 10, जो कि स्केलर है अभी हमने बताया, और डिस्प्लेसमेंट वो भी 10 है। लेकिन ये लौट के यहां पर इधर आ गई फिर
यानी कवर करके समझ लीजिए 8। अब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो तो हमारा 10+8 यानी 18 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो गया हमारा सिर्फ, यानी अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, 2। और अगर ये बिल्कुल वापस पी पर आ जाए तो डिस्टेंस तो 10+10 यानी 20 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर होती है। स्पीड जो है वो स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, यहां तो सिर्फ हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। इनकी विशेषता या इनकी खासियत ये होती है कि यहां पर ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इनका सम नहीं किया जा सकता। क्यों? जैसे मान लीजिए, अब जैसे फोर्स ले लीजिए, 2 न्यूटन आपने इस डायरेक्शन में लगाया और 2 न्यूटन आपने सेम डायरेक्शन में लगाया, तो कितना हो गया, 2+2 यानी 4 न्यूटन। लेकिन 2 न्यूटन आपने इस डायरेक्शन में लगाया और 2 न्यूटन आपने इस डायरेक्शन में लगाया, तो कितना हो गया, 2 - 2 बराबर 0। आपने 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया और 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये कहीं ना कहीं 0 और 4 के बीच में आएगा। तो यहां पर अगर हमसे कोई कहे कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहला आप सवाल करेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट में एक्ट कर रहे हैं, या किसी और डायरेक्शन में। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इनको कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक चीज है इसकी, वैसे तो बहुत से लोगों को क्लियर होगी, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो भी क्लियर कर लीजिए। मैं एक एक बेसिक चीज क्लियर करता जाऊंगा। अब आया क्लासिफिकेशन यानी कैटेगराइजेशन, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां हमारा क्लासिफिकेशन है दो तरह का, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर उसे कहते हैं जिसका वेल डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट हो और ये ट्रांसलेशन यानी सीधी लाइन में मोशन डिस्क्राइब करता है, इसीलिए हमने लिखा है कन्फाइंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, भाई क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहां था, यहां से चीज डिस्प्लेस होके यहां आ गई, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, तो ये होते हैं, इनको कहते हैं हम पोलर वेक्टर, और जनरली ज्यादातर जो वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो इसी कैटेगरी के होंगे। दूसरा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर उसे कहते हैं जब फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेक्टर से, वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्फाइंड नहीं है, जैसे कि पोलर वेक्टर में था। यहां पर रोटेशनल मोशन डिस्क्राइब किया जा रहा है, और वो जो है वेक्टर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट कर रहा है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क। और इनको सूडो वेक्टर भी कहते हैं, सूडो कहते हैं झूठे को, इनको सूडो वेक्टर भी कहा जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क ये सब हम आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मैं आइडिया दे दूं। जैसे कि एक डिस्क है,
ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा इस डायरेक्शन में होती है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब एक डेफिनेशन कवर करते हैं। जीरो वेक्टर, सबसे पहली चीज, जीरो वेक्टर हम किसे कहेंगे? जिसका ना तो मैग्नीट्यूड हो और ना कोई डायरेक्शन हो। थोड़ा सा आपको ऑड लगता है यार, ना मैग्नीट्यूड है तो चलो कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो खैर इसकी जरूरत क्या है? अगर दो वेक्टर ए और बी जो कि इक्वल हैं तो उनका जो डिफरेंस है ए माइनस बी, उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर, या इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको हम जीरो, और जीरो वेक्टर को हम इस तरह से शो करते हैं। तो अगर ए बी के बराबर है, प्रॉपर्टी जीरो वेक्टर की क्या होती है? जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में जोड़ेंगे तो वही वेक्टर रहेगा, जैसे ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर ए वेक्टर के रहेगा। अगर जीरो वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो वेक्टर ही रहेगा, दूसरी प्रॉपर्टी। या जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, कोई या बी वेक्टर, उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो तो एक स्केलर है, तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। हालांकि अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीरो वेक्टर डज नॉट फिट इन अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर। भी जैसे हमने कहा कि भाई वेक्टर की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि उसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो जीरो में मैग्नीट्यूड तो नहीं है, चलिए माना, लेकिन डायरेक्शन भी नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, लेकिन उसकी फिर भी जरूरत है। क्यों? रीजंस बताते हैं। ए माइनस बी को हम क्या लिखेंगे? अगर ए बी के बराबर है तो हम वेक्टर फॉर्म में उसे जीरो वेक्टर लिखेंगे। या अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उसका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? या अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? ठीक। इन सब का जवाब है कि वो जीरो वेक्टर, चाहे आप फर्स्ट लें, सेकंड लें, थर्ड, इनका जवाब है जीरो वेक्टर। यानी ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है? या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? या एक्सेलरेशन वेक्टर उस चीज का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है क्या होगा? जीरो वेक्टर। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जस्ट एज जीरो इज इंपॉर्टेंट इन रियल नंबर ऑपरेशंस, जीरो जो है और रियल नंबर ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो नहीं होता तो आप गिनती नहीं लिख सकते थे। तो इसी तरह से जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट वेक्टर ऑपरेशंस में इंपॉर्टेंट है। यहां आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं, और आपको मालूम भी हो कि जीरो अगर नहीं होता रियल नंबर्स में तो आप गिनती नहीं लिख सकते थे। और जीरो का कॉन्सेप्ट इंडियंस ने दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर ये नहीं होता तो आज हम अपनी जो गिनती लिख रहे हैं ये नहीं लिख सकते थे। तो ये एक इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको मैं बड़े गर्व से विद अ सेंस ऑफ प्राइड कह सकता हूं कि इंडियंस ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। तो जिस तरह की जीरो इंपॉर्टेंट है रियल नंबर ऑपरेशंस में, वैसे ही जीरो वेक्टर इंपॉर्टेंट है वेक्टर ऑपरेशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि भाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंट हम करते हैं एक एरो से। एक एरो की डायरेक्शन होती है ना, इसीलिए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से।
उसकी डायरेक्शन वही होती है एरो की, जो वेक्टर की डायरेक्शन है। यानी किसी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एरो से, तो वो एरो की डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे आपको ये डिस्प्लेसमेंट चीज यहां से यहां आ गई, अपनी पोजीशन पी से चल के पी डैश पे आ गई, तो ये एक वेक्टर है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो एरो इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन यही डायरेक्शन होगी। ठीक है। या कोई चीज मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो मान लीजिए कि कोई कार जा रही है, ये मूव कर रही है हमारी, इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम इसको ऐसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी लेंथ जो है वो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे मान लीजिए आपको 5 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कितना है 5 न्यूटन, अगर आप इसे 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन का है, तो इसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। अगर आपने, आपका स्केल ऐसा है कि आप 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर को 1 न्यूटन शो कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। वो स्केल आपके ऊपर है, आप किस तरह से चूज करते हैं। ठीक है। तो लेंथ इसकी प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की। अब अगर यहां हम 5 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन को हम इसकी डबल लेंथ से शो करेंगे, ऐसे ये होगा हमारा 10 न्यूटन। ठीक है। तो वेक्टर को हम इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई पी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पी वेक्टर हम इस तरह से लिखते थे और साथ में ये एरो बना दिया। जैसे ए वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये लिखेंगे और ए, या ए के ऊपर ये एरो लगा देंगे। अब इसमें देखिए दो पार्ट हैं इसके, एक इसको हम कहते हैं पार्ट को हेड, टर्मिनल या फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक, हेड, टर्मिनल या फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। और दूसरा ये इसके दो, इसको कहेंगे हम टेल या इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ये देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज होंगी, इसीलिए मैं एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना पड़े। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूंगा। अब यहां पर ये स्टेटमेंट है कि वेक्टर जो है वो डिफाइंड बाय इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से डिफाइन करा जाता है, नॉट बाय इट्स पोजीशन इन स्पेस। उसकी स्पेस में कहां पोजीशन है इससे मतलब नहीं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कितना बड़ा है वेक्टर और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसकी पोजीशन कहां पर है स्पेस में, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको उससे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इस नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर वेक्टर को शिफ्ट करा जाए पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज किया जाए और उसको पैरेलल शिफ्ट किया जाए, तो वो वही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये ए वेक्टर यहां पर है, तो हम इसे यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहां शिफ्ट कर सकते हैं, यहां शिफ्ट कर सकते हैं, यहां शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, देखिए वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो इक्वल कब होंगे, जब वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो और डायरेक्शन में भी बराबर हो। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास ये ए और बी वेक्टर है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड, एरो की जो लेंथ है दोनों सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के है। लेकिन एक वेक्टर ऐसा है
कि जिसका मैग्नीट्यूड तो ए और बी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ये डी वेक्टर, अब देखिए डी वेक्टर की जो लंबाई है, मैग्नीट्यूड है एरो की, वो उतनी है जितनी ए और बी की, लेकिन डायरेक्शन कुछ और है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। और अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई ई वेक्टर है इस तरह से, और दूसरा वेक्टर जिसकी मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, ई की डायरेक्शन ये है डायरेक्शन, और एफ की उल्टी डायरेक्शन है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर, यानी एफ वेक्टर को लिखेंगे ई की टर्म्स में, तो ई जो है वो ई को एफ की टर्म्स में लिखेंगे तो ई बराबर माइनस एफ के है, ये एफ बराबर माइनस ई के है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन हम दो वेक्टर्स का कैसे करें। अब हमने बताया कि भाई वेक्टर जो है, शुरू में हमने बताया था कि वेक्टर्स को ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं जोड़ा जा सकता, कैनॉट बी एडेड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ, खाली मैग्नीट्यूड होता तो आप जोड़ दीजिए ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, लेकिन डायरेक्शन भी है तो इन्हें ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं जोड़ा जा सकता। तो कैसे जोड़े हम, अगर मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये बी, और आपको ए प्लस बी निकालना है, यानी ए में बी को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, हम पहले ए वेक्टर को बनाएंगे। अब आपने लिखा कि ए वेक्टर हमने यहां लिखा, तो यहां कहीं भी आप स्पेस में पैरेलल उसके शिफ्ट कर सकते हैं, और बी वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करेंगे यहां पर कि बी वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड से मिल जाए। ठीक है, अब इसको हम यहां से यहां जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अब जो हमारा ये वेक्टर आया, कौन सा, ये वाला, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर हमारा कहलाएगा आर रिजल्टेंट ए का और बी का, और ए प्लस बी बराबर आर के होगा। ठीक है, अच्छा हमने यहां पर क्या किया, पहले ए लिया फिर उसमें बी को जोड़ा, अगर हम बी लें तब बी लिया और बी के अंदर ए को जोड़ा, तब क्या होगा, तो फिर यहां से यहां हमने कनेक्ट किया, अब क्या होगा, अब भी आर रहेगा, यानी बी प्लस ए जो है वो भी आर। अब देखिए ये आर वेक्टर रिजल्टेंट दोनों केस में एक ही है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, बस ये है कि ये यहां पर है और यहां पर है, तो हमने कहा कि आप अपने वेक्टर को स्पेस में उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, एक ही बात है। तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ, और ये बराबर आर वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता, चीज को इधर से इधर आप कर सकते हैं, लेकिन हर ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। आप सोचें यार ये तो बहुत ही सिंपल बात है, नहीं, देखो कैसे एडिशन कम्यूटेटिव होती है, 5 + 4 बराबर किसके होगा, 9, और 4 + 5 ये भी बराबर होगा 9 के, लेकिन 5 - 4 बराबर होगा 1, और 4 - 5 ये बराबर होगा -1 के। तो ये दो, तो इसका मतलब है 5 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 5। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी, या 4/2 बराबर होगी 2, और 2/4 बराबर होगा हाफ, तो डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है।
एडिशन कम्यूटेटिव है।